हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं। उन्हीं को देखते हुए आज हम टॉप 50 जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, यह आप क्वेश्चन पेपर की तरह सॉल्व करेंगे और आपका स्कोर इसमें कितना रहता है ये भी कमेंट करके बताएंगे। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शंस दिए हैं, ए गुलबदन बेगम, बी अब्दुल रहीम खान खाना, या ऑप्शन सी बाबर, या ऑप्शन डी अबुल फजल। तो बाबरनामा जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? वो बाबर ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? चगताई तुर्की में लिखी थी। और यह जो पुस्तक लिखी थी वो किसके नाम से लिखी थी इसने? तुजुक ए बावरी। अब तुजुक ए बावरी जो बाबरनामा है उसका फारसी में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? वो किया था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शंस दिए हैं। तो आप सभी को पता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और जो यूपी का यानी जो उत्तर प्रदेश का है उसका वेस्ट से ईस्ट की तरफ और साउथ से नॉर्थ से साउथ की तरफ उसकी लंबाई कितनी है? तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लंबाई है वो है 650 किलोमीटर। और जो नॉर्थ से साउथ की ओर जो लंबाई है वो कितनी है? वो है अपनी 240 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और जो यूपी का सबसे पश्चिमी जो जिला है वो कौन सा है? वो है अपना शामली। और यूपी का जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है? वो है सहारनपुर। और पूर्वी जिला है बलिया। और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र यूपी का। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि शंघाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं, असम, या बी मणिपुर, या सी नागालैंड, या डी मिजोरम। तो मिजोरम में जो महोत्सव मनाया जाता है यानी जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है चाप चार कुट। और नागालैंड में जो महोत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है हॉर्नबिल। और असम में बिहू, इसमें काटी बिहू भी शामिल है। तो और इसका सही आंसर है संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसे केबुल लामजा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नील की खेती के करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया था। यानी क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था। तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार शुक्ल,
या ऑप्शन सी ब्रजकिशोर, या ऑप्शन डी महादेव देसाई। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था अपना 1917 में। और इससे करने के लिए जो महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था वो किया था राम कुमार शुक्ल ने। और चंपारण सत्याग्रह का जो सहयोग किया था वो किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। इसमें ये गांधी जी के वकील थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। और ये कहता है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो इसका विरोध किसने किया था? तो इसका जो विरोध किया था वो किया था एनजी रंगा ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो चंपारण सत्याग्रह था उसका विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वो एनजी रंगा ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वास्तव में कांग्रेस गृह युद्ध में बिना हथियारों के खड़ी है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह किसने कहा था? ए डब्ल्यू बैडरवन ने, या बी सर सैयद अहमद खां, या ऑप्शन सी सी डब्ल्यू बैथुन ने, या लॉर्ड डफरिन ने। तो जो कांग्रेस गृह युद्ध में जो खड़ी है वो बिना हथियारों के खड़ी है, यह कहा था ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज्य स्थापित कर दिया था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह किसने कहा था? ऑप्शंस दिए हैं। तो यह कहा था के एम पणिकर ने। के एम पणिकर ने जो अंग्रेजों के लिए कहा था कि बंगाल में अंग्रेजों ने 1765 से 72 तक लुटेरों का राज्य स्थापित कर दिया था। इसकी डिटेल्स दी गई है कि के एम पणिकर एक पत्रकार थे और विद्वान और इतिहासकार और कूटनीतिज्ञ थे। और इन्होंने 1780 के दशक में ब्रिटिश के बारे में लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वायसराय की उनकी नियुक्ति के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। एक है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड मेयो, तीसरा है लॉर्ड एल्गिन और चौथा है लॉर्ड लिटन। तो इनको नियुक्ति के जो वर्ष में उनके अनुसार लिखना है इनको कि कब जो भारत में वायसराय बन के आया था, तो उनको आरोही क्रम में दर्शाना है, यानी पहले कौन था, फिर उसके बाद कौन था, फिर उसके बाद कौन था। तो देख लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? इसका जो टाइम पीरियड 1856 से 62 तक था। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो का जो टाइम पीरियड है वो 1869 से 72 तक था। और लॉर्ड एल्गिन, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1862 से 63 तक। और लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड है वो 1876 से 1880। तो पहले कौन आया था? तो पहले 1856 से 62 यानी एक। दूसरे पे ये इसका 69 से 72 है, यानी दूसरे पे आ जाएगा 1862 से 73 लॉर्ड एल्गिन यानी 3। और दूसरे पे आ जाएगा 1869 से 72 लॉर्ड मेयो यानी 2। और लास्ट में आएगा लॉर्ड लिटन मतलब 4। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 3 2 4। साथियों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ लेता है कि यह ऐसे बोल देगा कि कौन वायसराय किस टाइम पीरियड के अनुसार आया था। तो ये उनकी डिटेल्स है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले शासक कौन थे जिन्होंने राजाओं को सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे? वो किए थे इंडो यूनानियों ने। इंडो यूनानी, इन्होंने सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए थे। और सबसे शुद्ध सोने के जो सिक्के जारी किए थे वो कुषाणों ने जारी किए थे। लेकिन ये पूछता है कि सबसे अधिक संख्या में जो सोने के सिक्के जारी किए थे, इन्होंने इन्होंने तो शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए इन्होंने सबसे पहले। और वो पूछता है कि सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो किसने किए थे? गुप्तों ने किए थे। और गुप्त युग को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडो यूनानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे अपना मकबरा बनवाया था? तो ऑप्शन है ए लाहौर, या ऑप्शन बी आगरा, या ऑप्शन सी कन्नौज, या डी चित्तौड़। तो जो जहांगीर है उसने अपना जो मकबरा बनवाया था वो कहाँ? लाहौर में। अब जो मुगल शासक हैं उनकी जो मकबरों के याद करने की जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। तो उनकी ट्रिक है भज सॉरी भज सब और कड़ी सी लार। यानी जो बी से है बाबर, तो बाबर का जो मकबरा है वो है कि एक काबुल। एच से हो जाएगा हुमायूं, और हुमायूं का मकबरा हो जाएगा दिल्ली, डी आई। ए से हो जाएगा अकबर, तो इसका जो मकबरा हो जाएगा सी यानी सिकंदरा। और जे से हो जाएगा जहांगीर, और जहांगीर का मकबरा यानी एल, एल फॉर लाहौर। और ए से हो जाएगा यानी सॉरी एस से हो जाएगा शाहजहां। तो शाहजहां का मकबरा कहाँ है? ए फॉर आगरा में। और ए फॉर हो जाएगा औरंगजेब। तो इसका मकबरा का क्या हो जाएगा? ए फॉर औरंगाबाद। जो लास्ट बचा है अपना ये बहादुर शाह सेकंड, तो इसका मकबरा आर फॉर रंगून। तो अब किसी भी मुगल शासक के बारे में पूछा जाए तो वो इस ट्रिक से हल कर सकते हैं कि इस मुगल शासक का मकबरा कहाँ है। तो जहांगीर का मकबरा कड़ी सी लार यानी लाहौर में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाहौर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज्यादा किस देश की सीमा से लगती है? तो ऑप्शंस दिए हैं बांग्लादेश, या बी पाकिस्तान, या सी चीन, या डी नेपाल। तो जो भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो किससे लगती है? वो लगती है बांग्लादेश से। ये और लगभग कितनी लगती है? 4,096 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे चीन से लगती है। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है अफगानिस्तान से। कितनी लगती है? लगभग 106 किलोमीटर। तो सबसे अधिक पूछा है तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम संस्था कौन होती है? यानी जो भारतीय संविधान है उसकी व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर भारतीय संविधान में कोई भी विवाद होता है या कुछ भी होता है तो उसका जो व्याख्या करता होगा वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय झंडे में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भारतीय झंडे में चौड़ाई और लंबाई का यानी पहले पूछी गई है चौड़ाई और उसके बाद लंबाई। तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 है। तो इनका अनुपात पूछा है 2:3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2:3 यानी ऑप्शन डी। देखिए ये दिया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लेकिन पूछा है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है 2:3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक समीप कब होती है?
तो पृथ्वी जो सूर्य के सबसे अधिक समीप होती है, तो देख लेते हैं कि सबसे समीप कब होती है, सबसे दूर कब होती है। तो जो सबसे पास होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। ये 4 जनवरी को होता है। और सबसे जो दूर होती है वो होती है अपसौर। ये 3 जुलाई को होता है। तो 4 जनवरी यानी ऑप्शन ए 4 जनवरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट में किसका हिस्सा है? माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो माउंट एवरेस्ट ऑप्शन ए महलंगपुर हिमालय, या धौलगिरी हिमालय, या बालतोरो हिमालय, या जुगल हिमालय। तो जो माउंट एवरेस्ट जो हिस्सा है वो है महलंगपुर हिमालय। ऑप्शन ए महलंगपुर हिमालय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से जो क्षेत्र हैं वो जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं? तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक तो हिमालय है, दूसरा है पश्चिमी घाट, और हिमालय जो दिया है इसमें सबसे ज्यादा जो विविधता होती है वो पूर्वी घाट में होती है। सॉरी सॉरी, पूर्वी हिमालय। और दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा, और चौथा है सुंडालैंड। तो ये जो है ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। तो इसमें से दिया है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 एंड 3। अगर केवल हिमालय दिया होता तो भी आंसर सही होता। पूर्वी घाट में जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना से पहले भारत भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? तो ये ऑप्शन के अनुसार दी गई जनगणना है। तो 2011 में जो जनगणना में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है। अब 1941 में जो लिंगानुपात था वो कितना था? 1941 में जो लिंगानुपात था वो था 945। और 1951 में जो लिंगानुपात था वो 946। 1961 में 941, और 1971 में 930। तो ऑप्शन के अनुसार जो सर्वाधिक लिंगानुपात था वो किसमें था? वो था ऑप्शन बी, 1951 में। कितना था? 946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो डाइट कभी कभी पूछ लेता है कि आहार किस देश की संसद का नाम है, तो आहार को ही डाइट बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए जापान, या ऑप्शन बी फ्रांस, या ऑप्शन सी स्पेन, या ऑप्शन डी इटली। तो जो इटली की संसद है उसको क्या बोलते हैं? इटालवी संसद। और डाइट जापान की संसद को बोलते हैं, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए जापान। और फ्रांस की जो संसद है उसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। और स्पेन की जो संसद है, स्पेन की बहुत महत्वपूर्ण जो संसद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्टेस। ये पूछा गया है। और एक संसद और पूछी जाती है कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? तो ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? रूस। तो चलिए इसका सही, डाइट किस देश की संसद है? वो जापान की है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है?
तो यह क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो राष्ट्रपति है, यदि उसे अध्यादेश जारी करने की जरूरत पड़ती है तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? वो 123 के तहत करता है। लेकिन यदि राज्यपाल को जब जरूरत पड़े तब, तो वो क्या करेगा, इस दो को पहले ले लेगा, यानी 213। राष्ट्रपति करेगा 123 और राज्यपाल करेगा 213। तो अध्यादेश यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को, यानी ऑप्शन बी 3 मई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है, यानी किसकी यूनिट है? तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, एक और मात्रक होता है डाइन, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो ऊर्जा का है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। अब आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ चुके हो कि जो आकाश में जो किसी व्यक्ति को आकाश का रंग जो दिखाई देता है अंतरिक्ष में, वो कैसा दिखाई देता है? वो बिल्कुल काला दिखाई देता है, यानी अंधकार ही दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी काला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ASCI स्थापना है ये हुई थी 1985 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा इसका 1985। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सरसाइज बरुण, यानी जो बरुण एक्सरसाइज है वो भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो जो नौसैनिक अभ्यास है वो किसके बीच है? वो है भारत और फ्रांस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खोंगजोम डे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ए मणिपुर, या ऑप्शन बी असम, या ऑप्शन सी नागालैंड, या ऑप्शन डी लद्दाख। तो जो खोंगजोम डे है वो मणिपुर में मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? तो हम थोड़ा क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी देख रहे हैं, जहाँ डिटेल्स बताने की ज़रूरत होती है उस क्वेश्चन को बता देते हैं, बाद बाकी हम पैड को देखते हुए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए केलर। तो जो भारतीय नौसेना ने 13 मई 2025 को जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन केलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथियों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा मंत्रालय शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक अभियान की शुरुआत की है? यानी किस मंत्रालय ने जो शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए? तो ये किस मंत्रालय ने चलाया है? तो ये चलाया है आयुष मंत्रालय ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय। यह आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों की प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्घाटन जो किया था वो प्रताप राव जाधव ने किया था। ये राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय मतलब ये आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभाव से। और इस अभियान का नेतृत्व जो है राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड कर रहा है, जिसने पहले आंवला, मोरिंगा और गिलोय और अश्वगंधा को बढ़ावा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
अंडमान निकोबार में नहीं है। तो आपको पता है कि अंडमान निकोबार में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन बटन राष्ट्रीय उद्यान यानी साउथ बटन बोलते हैं, ये है। और ऑप्शन बी माउंट हैरियट ये भी है। ऑप्शन डी मरीन यानी बंडूर मरीन ये भी है। मोलिंग जो राष्ट्रीय उद्यान है ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोलिंग। अब ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। साथियों चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लहुगाला कितुलाना नेशनल पार्क किस देश में है? तो लहुगाला कितुलाना नेशनल पार्क ये है श्रीलंका में। और श्रीलंका और भारत के बीच जो अब एक्सरसाइज है वो है कौन सी? मित्र शक्ति। और सिरिनेक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए जो मैंने डिटेल्स दी है। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप सभी को पता है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का झील यह कहाँ पे है? यह उड़ीसा में है। और भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? वो बुलर झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और गोविंद सागर झील ये कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में है। और पुलिकट झील पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है कौन सी? चिल्का झील। इसका आंसर हो जाएगा ए चिल्का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर बनाया गया है? साथियों यह भारत का ही नहीं, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली द्वीप, ये माजुली नदी द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है और यह असम में है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है? तो वो असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है यानी किया जाता है? तो ये किया जाता है क्लोरेला का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्लोरेला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेंगू, बी मलेरिया या सी ओस्टियोपोरोसिस या डी एड्स। तो जो बीएमडी परीक्षण है, बीएमडी की फुल फॉर्म क्या होती है? बी फॉर होता है बोन, एम फॉर होता है मिनरल और डी फॉर होता है डेंसिटी। तो अब बी फॉर बोन होता है तो आपको भी समझ में आ गया कि हड्डियों से संबंधित होगा। तो हड्डियों में कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नुआखाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्योहार यह कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा में एक और त्योहार है, मतलब जो रथ यात्रा है ये निकलती है, ये उड़ीसा में निकलती है। और सिक्किम में, सिक्किम का जो त्योहार है वो कौन सा है? सागा दावा है। उगादि त्योहार ये भी बहुत बार पूछा गया है कि उगादि त्योहार ये किस राज्य का त्योहार है? ये है कर्नाटक का। तो इसका सही आंसर है जो नुआखाई त्योहार है वो उड़ीसा में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सॉरी कम्बाला, कम्बाला खेल कहाँ का खेल है? तो कम्बाला खेल ये कर्नाटक का है, यह एक भैंसों की दौड़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है?
तो जो भूमि से घिरा हुआ है वो बंदरगाह विशाखापत्तनम में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। चेन्नई बंदरगाह या तमिलनाडु में है, और पारादीप बंदरगाह यह उड़ीसा में है, और कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इस बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह भी बोलते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे गहरा बंदरगाह और भूमि से घिरा हुआ वो कौन सा है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी, देख लेते हैं ये संकोश नदी कहाँ से निकलती है। तो संकोश नदी जो भूटान में दो नदियां हैं, एक मोर नदी और एक फोचू नदी, यानी एक मोछू नदी और एक फोचू नदी, इनकी एक संयुक्त धारा है जिसे बोलते हैं त्सांग छू, और यह भारत में संकोश नदी के नाम से जानी जाती है, शंकुश नदी, और यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो यह जो सीमा बनाती है वो बनाती है असम और पश्चिम बंगाल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम और पश्चिम बंगाल। तो शंकुश नदी ये भूटान से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संपत पाल देवी ने बुंदेलखंड में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए एक दल की जो स्थापना की थी, उस दल का नाम क्या था? तो जो संपत पाल देवी थी, उन्होंने बुंदेलखंड में एक गुलाबी गैंग की स्थापना की थी, और गुलाबी गैंग की जो स्थापना की थी, ये जो महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है उसे रोकने के लिए की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाबी गैंग। और ये जो स्थापना की थी ये कब की थी? 2006 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? साथियों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनके आने की प्रबल संभावना है। तो जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1954, यानी ऑप्शन सी 1954। 1954 में भारत रत्न की भी स्थापना की गई थी, यानी भारत रत्न देने की भी शुरुआत की गई थी। और 1954 में ही पद्म अवार्ड जो दिए जाते हैं उन्हें भी देने की शुरुआत की गई थी। 2025 में जो पद्म अवार्ड हैं वो टोटल कितने दिए गए हैं? वो 39 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, या ऑप्शन बी योजना आयोग, या ऑप्शन सी व्यापारिक बैंक, या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त आयोग जो है इसका जो स्थापना है वो किसके अनुसार होती है? अनुच्छेद जो संविधान में उल्लेखित है वो किसमें है? अनुच्छेद 280 के तहत। और योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के समय। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। और योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में बदलकर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग। और इसके जो पहले अध्यक्ष, ऐसा ही पूछ लेता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। और 1935 में जब हुई थी, ये कौन से एक्ट के तहत हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। तो ये 1934 में तो एक्ट आया था, लेकिन जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1935 में। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे ऑशबॉर्न स्मिथ। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? वो थे सी डी देशमुख।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 2025 में खाद्य और शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? यानी यह दिया गया है, वो पहले प्राप्तकर्ता कौन थे एम एस स्वामीनाथन अवार्ड? तो एम एस स्वामीनाथन जो अवार्ड है वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था नाइजीरिया के प्रोफेसर एडनेले। एम एस स्वामीनाथन इन्हें हरित क्रांति का जनक बोलते हैं, भारत में के जनक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइजीरिया के प्रोफेसर एडनेले। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि फिडे महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो फिडे महिला विश्व कप जो 2025 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बटुम्बी में। और बटुम्बी कहाँ है ये भी देख लेते हैं। बटुम्बी है जॉर्जिया में, यानी बटुमी जॉर्जिया। यह जॉर्जिया में हुआ था। और जो 2025 विश्व कप विजेता है वो कौन है? वो है दिव्या देशमुख। इन्होंने किन्हें हराया है? इन्होंने हराया कोनेरू हम्पी को। इन्होंने दिव्या देशमुख। यह कहाँ की हैं? यह है महाराष्ट्र की। और कोनेरू हम्पी ये आंध्र प्रदेश से हैं। तो विजेता कौन है? विजेता है दिव्या देशमुख। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सही। जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो जो नरेंद्र मोदी हैं इनका जो टोटल समय हो गया वो 4078 दिन हो गया है। और इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? वो तोड़ा है इंदिरा गांधी का। इनका जो समय था वो था 4077 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस देश की राजधानी तिब्लिसी है? तो किस देश की राजधानी तिब्लिसी है ये देख लेते हैं। आर्मेनिया की राजधानी क्या है? आर्मेनिया की जो राजधानी है वो है येरेवान। और अजरबैजान की जो राजधानी है वो है बाकू। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्ताना। तो इसका सही आंसर है तिब्लिसी, जॉर्जिया। और जॉर्जिया में ही अभी पीछे देख चुके हैं कि फिडे महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी किसने की है? जॉर्जिया ने। किस शहर में? बटुमी शहर में। जिसकी विजेता कौन है? विजेता है दिव्या देशमुख। किसको हराया है? ये हराया है कोनेरू हम्पी को। तो ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आप देख लेना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो यह सभी आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 सितंबर को जो मनाया जाता है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? वो डॉक्टर, मतलब किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो की थी ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। और जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जब की थी, ये 1828 में की थी। और राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है विवेकानंद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला वह पहला यूरोपीय कौन था? यानी भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स विल्किंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने
1857 के विद्रोह के कारणों को विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए जो मुस्लिम और अंग्रेजों के बीच मेल मिलाप की जो बात की थी वो की थी सर सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सर सैयद अहमद खां। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो भीलों के, यह स्टैटिक से संबंधित है, भीलों के जो प्रसिद्ध लोक नाटक है वो कौन सा है? गौरी। एक तमाशा जो लोक नाटक यानी नृत्य है वो कहाँ का है? यह महाराष्ट्र से है, मतलब महाराष्ट्र का है। और जो रम्मत, यह है राजस्थान का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गौरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल से, या ऑप्शन बी तमिलनाडु से, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश से, सॉरी सी आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, या सी आंध्र प्रदेश, या डी कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? वो है यक्षगान। और आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। और केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम। पूछा है धार्मिक लोक नृत्य कारागम, तो कारागम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यह परीक्षा के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।